Okay, so hi students, I hope you all guys are fine. I am Faizan Ali and now we are going to solve the problems. So students, हमने सेशन में भी चीज़ों को डिस्कस किया था, बट उससे पहले अगेन मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से पहले। स्टूडेंट्स, आपके पास जो है वो यहाँ पे अ, दो आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं जब IEEC के जब आप सॉल्यूशन सबमिट कर रहे होगे राउंड 1 के, तो आपको दो ऑप्शंस दिए जाते हैं। आप जो है वो डॉक्यूमेंट फॉर्म में भी सबमिट कर सकते हो अपना सॉल्यूशन, आप कंप्यूटराइज जो है वो क्वेश्चंस को सॉल्व करो एंड सबमिट करो, या फिर आप अपने हैंड रिटन नोट्स में भी जो है वो सॉल्यूशन सबमिट कर सकते हो। ओके, इट्स टोटली अप टू यू कि आप किस तरीके से करो। ओके स्टूडेंट्स, तो प्रॉब्लम ए को आज हम डिस्कस कर रहे होंगे। सही है। अच्छा, प्रॉब्लम्स को हम समझेंगे। ओके, और आपको नोट्स लाजमी बनाने हैं। ओके, तो प्रॉब्लम्स को समझने के साथ साथ नोट्स लाजमी बना लीजिएगा ताकि आपको याद रहे। देखो, राउंड 1 बहुत इजी है। राउंड 2 के लिए जब आप क्वालिफाई करोगे, आई होप कि आप स्टूडेंट्स जो हो सब स्टूडेंट्स क्वालिफाई करो राउंड 2 के लिए भी। तो राउंड 2 में हम लोग प्रिपेयर कर रहे होंगे, डिफरेंट टॉपिक्स को समझ रहे होंगे, उसमें भी आपको स्टेटमेंट्स या प्रॉब्लम्स दी जाएंगी, आपको सॉल्व करना होगा, बट उसमें टाइम होगा। यहाँ पे अभी आपके पास कोई टाइम नहीं है। आपको जस्ट कहा हुआ है कि आपको 1 मंथ दिया हुआ है, 5 डेज दिए हुए हैं, आपको उसमें सॉल्यूशन सबमिट करना है प्रॉब्लम का ना, तो उसमें आपको टाइम गिवन होगा। ओके, राउंड 2 में या राउंड 3 की तरफ जब आप जाते हो तो उसके लिए आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए, जो कि हम कर रहे होंगे डिफरेंट लेक्चर्स और डिफरेंट सेमिनार्स में, या डिफरेंट जो है ना मीटिंग्स करके चीज़ों को समझ रहे होंगे। ओके, तो यहाँ पर तो आपके पास एक अच्छा मौका है, आप चीज़ों को समझ लो। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ बेसिक्स हैं। सही है। अच्छा, हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं ना, वो स्टूडेंट्स स्कूल लेवल के भी हैं, हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं वो कॉलेज लेवल के भी हैं, हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं वो अंडर ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी लेवल के स्टूडेंट्स भी हैं, जो कि फर्स्ट ईयर में हैं या उससे ज़्यादा हैं। सही है। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था आप उसको देख सकते हो। तो जिन स्टूडेंट्स को बिल्कुल ही बेसिक लगे वो थोड़ा सा आगे बढ़ जाएँ। सही है। लेकिन जिन लोगों को नहीं पता वो यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, कोई मसला नहीं है, आराम से चीज़ों को समझेंगे। सही है। तो नोट्स बना लीजिएगा, जो जो बातें मैं बताऊँ वो नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे भी आपको गिवन होंगी। सही है, तो आप नोट करते रहिएगा। ओके, तो यहाँ पर हम सबसे पहले ये देख लेते हैं भाई, जो प्रॉब्लम ए है ना, प्रॉब्लम ए में हमसे कहा क्या गया है। तो भाई प्रॉब्लम ए को देखो, तो प्रॉब्लम ए में आपको कुछ गैलेक्सीज गिवन है। सही है। और आपको बताना है कि भाई, पिक्चर देख के बताना है कि भाई वो कौन सी है। सही है। और यहाँ पर हमें एक स्केल दिया हुआ है। सही, अभी मुझे कुछ भी नहीं पता भाई कौन सा स्केल है, क्या है। सही है। मैं एक स्टूडेंट की तरह सोच रहा हूँ। सही है। तो प्रॉब्लम ए को जस्ट पढ़ते हैं, 5 पॉइंट्स के लिए है। एस्ट्रोनॉमी एक्सप्लोर्स अ यूनिवर्स दैट स्पैन्स एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेंज ऑफ डिस्टेंसेस below are astronomical images and logarithmic distance ruler. Okay, showing the distance from the earth in light year. Each image matches one object name and one labeled position A to H on the ruler. सही है, हमें ये रूलर दिया हुआ है। ओके, देन आपको ये मल्टीपल जिस तरीके से गिवन है, कोमा क्लस्टर है, एल्डेब्रन है, ईगल नेबुला है, डिफरेंट चीज़ें गिवन है। सही है, गैलेक्सीज। तो पहले तो ये याद रख लो, ये आपको लॉग स्केल गिवन है। क्या गिवन है? लॉग स्केल। लिख सकते हो, लॉग स्केल गिवन है, LOGSCALE। ओके, लॉग स्केल। अच्छा, बेसिक्स पे रहेंगे क्योंकि स्कूल के स्टूडेंट्स भी हैं हमारे पास, स्कूल और कॉलेज लेवल के। ओके, तो भाई देखो यहाँ पर ना याद रखना, हम ना जब भी डिस्टेंस को मेजर करते हैं ना स्पेस में, तो हम लाइट ईयर का यूनिट यूज़ करते हैं। किसका यूनिट यूज़ करते हैं? लाइट ईयर का। ओके, यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट भी करता हूँ, किसका? लाइट ईयर का। हम लाइट ईयर का यूनिट जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। एक मिथ है, स्टूडेंट समझते हैं कि भाई लाइट ईयर तो ईयर आ रहा है इसमें, तो ये यूनिट किसका होगा? ये यूनिट होगा टाइम का। बट नहीं स्टूडेंट्स, ये यूनिट है डिस्टेंस का। सही है। लाइट ईयर इज़ द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ओके, इट इज़ नॉट अ यूनिट ऑफ टाइम, यहाँ पे मेंशन भी है। ओके, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स यही समझते हैं। अच्छा, अब लाइट ईयर हम यूज़ क्यों करते हैं भाई? भाई लाइट ईयर हम इसलिए यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि जो किलोमीटर्स में अगर हम मेजर करें ना स्पेस तक का डिस्टेंस, तो वो बहुत ज़्यादा बन जाता है। सही है। स्पेस तक का डिस्टेंस अगर हम मेजर करें या हम अप्रोक्सीमेशन लगाएं, तो भाई बहुत ज़्यादा हो जाता है। सही है। इसीलिए हम लाइट ईयर का यूनिट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं। लाइट ईयर भी देखिएगा बहुत ज़्यादा होंगे। सही है। तो इसीलिए हम जो है वो लाइट ईयर का यूनिट जो है ना वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं। ओके, सही है।
तो लाइट ईयर क्या है भाई? लाइट ईयर इज इक्विवेलेंट टू द डिस्टेंस दैट ट्रेवल्स लाइट, ओके, दैट लाइट ट्रेवल्स इन 1 ईयर। मतलब 1 साल के अंदर जो लाइट डिस्टेंस ट्रेवल करेगी ना, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे लाइट ईयर। क्या कहेंगे भाई? लाइट ईयर, ओके। इसकी सिंपल सी एग्जांपल समझो स्टूडेंट्स, जिसको अभी भी समझ नहीं आया भाई, सिंपल ये है कि यू आर रनिंग एट स्पीड ऑफ लाइट। सही है, तुम्हारे पास ना, तुम बहुत पावरफुल बन गए और तुम्हारे पास स्पीड ऑफ लाइट आ गई। स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है भाई? 3 एक्सपोनेंट 8 होती है। 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, ये जो स्टूडेंट्स स्कूल के हैं ना, उनको नहीं पता होगा, तो भाई 3 एक्सपोनेंट 8 क्या मैं कह रहा हूँ भाई? 3 एक्सपोनेंट 8 का मैं कह रहा हूँ 3 एक्सपोनेंट 8। सही है। तो इसका मतलब क्या है भाई? मतलब इतनी ज़्यादा स्पीड है लाइट की। सही है। तुम रन कर रहे हो एक्सपोनेंट 8, मतलब 10, मतलब 8 ज़ीरोज़ हैं। सही है। तो कितनी ज़्यादा स्पीड होगी, अब ये खुद तुम समझ सकते हो, इतनी ज़्यादा स्पीड। तो भाई कहने का मकसद क्या है भाई? आप लाइट की स्पीड से 1 साल तक रन करते रहो। सही है। तो आप जो डिस्टेंस ट्रैवल करोगे उसे फिर हम कहेंगे 1 लाइट ईयर। ओके, समझे? तो अगर नहीं भी समझे तो बैक कर लेना भाई, कोई मसला नहीं है। अच्छा, नोट्स बनाते रहना स्टूडेंट्स लाजमी अपने पास, क्योंकि नोट्स नहीं बने हुए होंगे ना तो प्रॉब्लम हो सकती है आगे जाके आपको। ओके, क्योंकि हम प्रॉब्लम्स को एग्जैक्टली सॉल्व नहीं कर रहे होंगे हम लोग, आपको बस बातें नोट करनी है। सही है। हम एक कह सकते हैं कि एक प्रपोज सॉल्यूशन तक पहुंच रहे होंगे, क्योंकि मैं सारी चीज़ें बता दूंगा तो फिर आप क्या ब्रेन अपना यूज़ करोगे। ओके, चीज़ों को समझ रहे हैं। अच्छा, वीडियो में आपको फिर सॉल्यूशन भी बताना है। ओके, मुझे अच्छा, द वैल्यू ऑफ लाइट ईयर इन किलोमीटर्स इस, अब देख लो कितनी ज़्यादा है। सही है। किलोमीटर्स के अंदर देख लो कितनी ज़्यादा वैल्यू बन रही है। तो इतनी ज़्यादा वैल्यू होती है लाइट ईयर की। ओके, तो खैर लाइट ईयर को मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि भाई लाइट ईयर में ना यहाँ पे ये गिवन है। सही है। इस लॉग स्केल जो है ना, उसमें आपको जो वैल्यूज़ गिवन है वो हम लाइट ईयर के हिसाब से देख रहे होंगे, जो कि लॉग टेबल में हमें गिवन है। सही है। इतनी सारी, ये हमें लॉग लॉग टेबल नहीं, सॉरी, लॉग स्केल गिवन है। ओके, सही है। ये क्या है? लॉग स्केल है हमारे पास। ये जो स्केल गिवन है ना, कि लॉग स्केल है, नोट कर लो अपने पास। सही है। अब आते हैं भाई हम उस पर, पहले हम ये समझ लेते हैं भाई ये क्या है? ये गैलेक्सीज हैं। सही है। तो गैलेक्सी क्या है भाई और ये क्या है? देखो, हमारा जो है ना वो यूनिवर्स है। ओके, नोट करते रहो। हमारा क्या है? यूनिवर्स है। एक इस यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, बहुत सारी गैलेक्सीज हैं। सही है। इतनी गैलेक्सीज हैं कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, इतनी सारी गैलेक्सीज हैं। और क्या है हमारे पास जो है वो क्लाउड्स हैं। सही है। गैसेस हैं। और हमारे पास क्या है भाई? गैसेस, गैसेस क्लाउड्स हैं, गैसेस के क्लाउड्स हैं। इसी तरीके से हमारे पास स्टार्स हैं। ओके, सो जो गैलेक्सीज हैं उसमें से एक गैलेक्सी यहाँ पर जो गिवन है, यहाँ पे जो मैं आपको आपके साथ शेयर की हुई है स्टूडेंट्स के साथ, ये वाली जो हमारे पास गिवन है, ये कौन सी? ये हमारी गैलेक्सी है, जिसके अंदर हमारा क्या है? इसके अंदर हमारा जो है वो अर्थ है। क्या है ये भाई? मिल्की वे कहते हैं इसको। ओके, ओके, मैं यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो भाई ये मिल्की वे है, इसकी पिक्चर मैंने शेयर की हुई है आपके साथ। यहाँ पे इसके अंदर क्या है? हमारे प्लैनेट्स हैं, और इसमें जो हमारा प्लैनेट है अर्थ वो है। ओके, एंड हमारा सोलर सिस्टम भी है। तो गैलेक्सी क्या है भाई? गैलेक्सी क्या है? अ गैलेक्सी इज़ अ बिग कलेक्शन ऑफ स्टार्स, गैसेस, डस्ट एंड द अदर स्पेस ऑब्जेक्ट्स दैट स्टे टुगेदर बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से जो है वो स्टे टुगेदर रहते हैं। सही है। तो यहाँ पे मैंने जस्ट ये बताया कि हमारी जो गैलेक्सी है वो मिल्की वे है, और हमारा उसमें सोलर सिस्टम भी है एंड प्लैनेट्स भी हैं, और उसमें से हमारा एक प्लैनेट है जो कि अर्थ है। सही है। अगर इससे पहले नहीं पता था तो अब देख लो, कोई मसला नहीं है। ओके, प्रॉब्लम क्या है? सही है। ये तो हमने बैकग्राउंड देख लिया। यूनिवर्स है, यूनिवर्स में गैलेक्सीज हैं, और बहुत सारे जो हैं वो उस गैलेक्सीज में प्लैनेट्स हैं। इसी तरीके से क्लाउड्स भी हैं, डस्ट है। ओके, तो ये यूनिवर्स की बात कर ली हमने। अब हम आ जाते हैं प्रॉब्लम में। भाई प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम में हमसे क्या कहा गया है? तो भाई प्रॉब्लम हमने पहले भी पढ़ी थी। प्रॉब्लम में जस्ट हमसे पहले ये कहा गया था कि आपको क्या करना है? आपको पिक्चर देख के जो है ना वो बताना है कि भाई कौन सी गैलेक्सी है और क्या डिस्टेंसेस है। सही है। तो इसको समझने के लिए ना हम पता क्या करेंगे? देखो, हम सिंपल इस तरीके से करेंगे इसको समझने के लिए। फॉर ईच इमेज फाइंड द मैचिंग नेम एंड पोजिशन ऑन द डिस्टेंस रूलर। हमें डिस्टेंस रूलर पर जो है उसकी पोजीशन फाइंड आउट करनी है। सही है। तो सबसे पहले मैं जो इमेजेस है ना, यहाँ पे इमेजेस हैं वो देख लेने। सही है। ताकि इमेजेस से हमें पता चल जाए कि भाई कौन कौन सी ना गैलेक्सीज हैं। सही है। तो यहाँ पर जो मेंशन है, मैंने यहाँ पर उनका एक टेबल बना दिया है।
टेबल फॉर्म में, तो आप देख सकते हो। सही है, अपने पास नोट करना। सही है, डायरेक्ट कॉपी मत करना, समझ नहीं आएगा पढ़ना। तो क्या क्या गिवन है भाई, देख लेते हैं। भाई यहाँ पर हमें गिवन है प्लेयडीज है। ओके, एंड देन अच्छा प्रोनाउंसिएशन को भाई नोट करना। ओके, हो सकता है प्रोनाउंसिएशन में मुझसे मसला हो जाए, बहुत अजीब अजीब से नेम्स होते हैं इनके। तो प्लेयडीज है, लार्ज मैजेलेनिक क्लाउड्स हैं, वेगा है, कोमा क्लस्टर, सेगिटेरियस ए स्टैरिक, ए स्टार कहते हैं इसको। ओके, एल्डेब्रन है, ईगल नेबुला है जिसको M16 भी कहते हैं, एंड देन एंड्रोमेडा है। ओके, तो ये डिफरेंट गैलेक्सीज हैं हमारे पास। यहाँ पर आपने देख ली, मैं इनको हाईलाइट कर रहा हूँ। अब यहाँ पर इन गैलेक्सीज के ना जो अर्थ से डिस्टेंस है, ओके, जो अर्थ से डिस्टेंस है वो यहाँ पे मेंशन है, डिस्टेंस फ्रॉम दी अर्थ। तो ये लाइट ईयर में गिवन है। क्या किस में गिवन है? लाइट ईयर में, क्योंकि लाइट ईयर हम क्यों यूनिट यूज़ कर रहे हैं? देखो भाई, लाइट ईयर अगर हम किलोमीटर यूज़ करते, देखो यहाँ पर अगर हम किलोमीटर यूज़ करते, कितना ज़्यादा डिस्टेंस है तो कितने जीरोस आ जाते हैं, बहुत सारे जीरो आ जाते हैं, इसीलिए हमने लाइट ईयर यूज़ किया। सही है, लाइट ईयर लार्जेस्ट यूनिट है डिस्टेंस का। ओके, हम ये भी कह सकते हैं लाइट ईयर इज द लार्जेस्ट यूनिट या बिगेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ओके, सो प्लेयर्डीज जो है, इसको इस तरीके, इसकी इमेज ये है। सही है, एंड जो हमारे पास लार्ज मेजेलेनिक क्लाउड्स हैं, देखो यहाँ पर अगर तुम देखो तो उनकी पिक्चर ऐसी है। हमें पहचानना कैसे वो भी मैं आपको बता दूंगा। देन वेगा है, इसी तरीके से कोमा क्लस्टर्स हैं, इसी तरीके से एल्डेब्रन है। यहाँ पर जो गिवन है हमें इसकी पिक्चर देखनी है। ओके, एंड समझना है इनके ना डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ है। सही है, वो आपको याद रखने हैं। सही है, नहीं याद कोई मसला नहीं है, आप इंटरनेट से भी निकाल सकते हो, आप समझ सकते हो। सही है, अच्छा कि अप्रॉक्सीमेशन होती है, एग्जैक्ट नहीं होते, अप्रॉक्सीमेटेड होते हैं। सही है, तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हो। सही है, अच्छा यहाँ पर हमने अब याद कर लिया भाई कि ये इनके डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ हैं और ये इस तरीके से। सही, ये आपने देख लिया, इनको याद कर लेना क्योंकि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो। अच्छा, अगर हम पहली प्रॉब्लम को देखें तो भाई ब्लू स्टार्स नज़र आ रहे हैं। अगर कहीं भी आपको ब्लू स्टार्स वगैरह नज़र आए तो ये प्लेयडीज होगा। सही है, इसी तरीके से अगर हमारे पास जो है वो मैसी स्मॉल गैलेक्सी नज़र आए ना, या आपको एक इरेगुलर शेप नज़र आए, तो उसको हम क्या कहते हैं? ये लिख लो, ये मैंने यहाँ पे लिखे हुए नहीं है, आप लिख लो। यहाँ पर आप लिख लो इरेगुलर या मैसी स्मॉल गैलेक्सी। सही है, तो वो होना, वो हमारे क्या कहलाते हैं? वो हमारे कहलाते हैं लार्ज मैजेलेनिक क्लाउड्स। सही है, इसी तरीके से हमारे पास क्या है भाई, वेगा है, तो वो ब्राइट होता है। सही है, देखो काफ़ी ब्राइट आ रहा है नज़र, यहाँ पर अगर तुम देखो तो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है। देन कोमा क्लस्टर्स क्या है भाई? क्लस्टर है, सीधी सीधी सी बात है, नज़र आ रहा है। सही है ना, हमारे पास टाइनी गैलेक्सीज नज़र आ रही हैं, देखो कितनी छोटी छोटी गैलेक्सीज इसमें नज़र आ रही हैं। ये है, ये। सही है ना, तो स्कैटर्ड हुई नहीं, हम कह सकते हैं स्कैटर्ड हुई नहीं है टाइनी गैलेक्सीज। ओके, इस तरीके से याद रख सकते हो। देन ये तो बहुत ईजी है, सेगिटेरियस ए स्टार। सही है, तो यहाँ पे क्या है भाई, आपको जो है वो एक नज़र आ रहा है क्या भाई, आपको ऑरेंज फोटो नज़र आ रही है, जैसी ऑरेंज नज़र आए आपको पता चल जाएगा। देन एल्डेब्रन है, एल्डेब्रन में क्या है भाई, एल्डेब्रन में आपके पास सिंगल ऑरेंज रेड आपको जो है ना एक नज़र आएगा, टाइप ऑफ ऑरेंज कह जो कह लो या पीच कलर कह लो, वो आपको नज़र आ रहा होता है यहाँ पे। सही है, इस तरीके से कह सकते हो। तो इसी तरीके से आपके पास ईगल नेबुला है, उसमें क्या है भाई, हमारे पास वो आप इसको याद रख सकते हो कि रेड रेड या पिंक गैस क्लाउड्स होते हैं। सही है, इसको पिंक कह लो या रेड कह लो। इसी तरीके से हमारे पास जो है वो स्पाइरल गैलेक्सी अगर होगी तो वो एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। सही है, तो इस किस्म से ये गैलेक्सीज़ हैं। अब आपको ये पता चल गया कि भाई कौन सी गैलेक्सी है। सही है, उसका नाम क्या है और वो इमेज उसकी कैसी है। मतलब अभी तक आपको ये नहीं पता था कि भाई ये वाली गैलेक्सी कौन सी है, ये वाली गैलेक्सी कौन सी है, ये वाली गैलेक्सी कौन सी है, ये कौन सी है, ये कौन सी है, ये कौन सी है, ये कौन सी है। अब हमें पता चल गया कि ये कौन सी गैलेक्सी है, ये हमारी एंड्रोमेडा है। सही है, इसी तरीके से हमारी ये वाली गैलेक्सी कौन सी है, ये सैगिटेरियस ए स्टार है। सही है ना, तो यहाँ पर आपको ये गैलेक्सीज पता चल गई कौन सी किसकी पिक्चर है। अब ये आपको पता चल गया, अब आपको ये याद हो जानी चाहिए। ओके, अब इनके लाइट ईयर डिस्टेंस, इनके जो डिस्टेंसेस है ना, डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ, सही है, जो कि लाइट ईयर में है, वो आपको याद करने हैं और इसी से ही बात बनेगी हमारी ना स्केल पे।
अब इसको आपको एक पैटर्न को नोट करना है, जो कि मैं आपको भी बताऊंगा, सही है। यहाँ पर आपने देख लिए 5700 टू 7000 लाइट ईयर, ये डिस्टेंसेस हैं इनके, सही है, डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ। अब इसको लॉग टेबल में, हम लॉग टेबल बार बार मैं कह रहा हूँ, लॉग स्केल में कैसे देखना है हमें। अच्छा, जो मैट्रिक के स्टूडेंट्स होंगे वो लॉग टेबल का भी यूज़ करते होंगे, सही है। तो मैट्रिक में काफ़ी यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स लॉग टेबल का। तो यहाँ पर हमें ये जो डिस्टेंसेस हैं इसको लॉग स्केल के अकॉर्डिंगली जो है वो मेंशन करना है यहाँ पे, सही है। तो हमें ये डिस्टेंसेस पता होने चाहिए, सही है। अगर आप देखो ना, तो एक्सपोनेंट फॉर्म में अगर हम इनको मेंशन करें, तो देखो इसमें कितने सारे ज़ीरोस हैं, इसमें ज़ीरो नहीं है, सही है। ये कितने सारे ज़ीरोस हैं, तो हमें लॉग स्केल पे भी ऐसे ही चीज़ों को मेंशन करना है। अब हम समझते हैं लॉग स्केल को। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम देख रहे हैं लॉग स्केल, सही है। जो हमें ये लॉग स्केल गिवन है इसको समझना काफ़ी ज़रूरी है ताकि हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें, सही है। तो लॉग स्केल को अगर हम देखें ना स्टूडेंट्स, तो इसको समझने के लिए हमें यहाँ पर ये देखना है कि भाई ये जो लॉग स्केल है ना, यहाँ पर एक्सपोनेंट में वैल्यूज़ गिवन है, सही है। मार्किंग्स आपको यहाँ पर दी हुई हैं, ए से लेके एच तक हैं, सही है। एक्सपोनेंट 1 इस तरीके से गिवन है, तो हम देख सकते हैं इसको, एक्सपोनेंट 1 से लेके एक्सपोनेंट 9 तक है, ओके। अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम देखें, तो यहाँ पर ना हमें जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, लेट सपोज आपको नहीं पता स्कूल के स्टूडेंट्स, तो भाई देखो एक्सपोनेंट 1 लिखा हुआ है ना, तो ये एक्सपोनेंट 1 है, 10⁻⁻1, सही है। तो उसके 1 के आगे एक ज़ीरो है। अगर इसके नीचे ऐसे लिखा हुआ हो एक्सपोनेंट 2 है, तो इसका मतलब क्या होता है, 1 के आगे दो ज़ीरो होंगे और ये क्या होगा, 100 होगा, सही है। एक्सपोनेंट 3 है तो 1000 होगा, इसी तरीके से देन एक्सपोनेंट 4 10,000, इस तरीके से एंड सो ऑन चलता रहेगा, सही है। तो ये हमें लॉग स्केल गिवन है, इसको आप लोग देख सकते हो। अच्छा, मैंने यहाँ पर जो डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ बताए थे, लाइट ईयर के जो डिस्टेंसेस बताए थे प्रॉब्लम ए के लिए, सही है। यहाँ पर ये मेंशन है जो मैंने बताए थे यहाँ पर, उसको आप देख सकते हो, सही है। तो अगर हम इसको देखें ना, प्लेयर्डीज है, लार्ज मैजेलेनिक क्लाउड्स हैं, देन वेगा है, कोमा क्लस्टर है, सेजिटेरियस ए स्टार है, देन यहाँ पे एल्डेब्रन है, इसी तरीके से ईगल नेबुला है। तो यहाँ पे इनके जो डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ थे वो गिवन थे, सही है। तो वो हमें गिवन है यहाँ पे, वो आपने यहाँ पर याद रख लिए, अपने पास नोट कर लिए। अच्छा, जब आप सॉल्यूशन सबमिट करोगे वहाँ पर उनको बताओगे कि भाई मैंने प्रॉपर रिसर्च की है तभी मैं ये इस तरीके से बता रहा हूँ, सही है, क्योंकि रिसर्च के बगैर ही नहीं हो सकता। आपने ये चीज़ें समझ ली हैं मुझसे। अब हम समझते हैं लॉग स्केल को, और लॉग स्केल के ऊपर जो यहाँ पर गिवन है, जैसे प्लेयर्डीज है, ये तो हमने याद कर लिया भाई, ऐसा ही होता है। फिर हमने ये भी देखा था कि भाई हमारा ये वाला कौन सा था भाई, ये सेगिटेरियस ए स्टार था यहाँ पे। तो जैसे लेट सपोज हमारा पहली जो प्रॉब्लम है वो प्लेयर्डीज है, जो कि 440 इसका लाइट 440 टू 444 लाइट ईयर डिस्टेंस है अप्रॉक्सीमेटेड, सही है। तो ये वैसे हमें वैल्यू याद होनी चाहिए, अगेन बता रहा हूँ। तो ये लॉग स्केल में कैसे आएगा, सही है। तो ये किस पॉइंट पे आएगा, देखो यहाँ पर इसके जो डिजिट्स हैं ना, सही है, वो 3 हैं, सही है, 3 है, सही है। तो एक्सपोनेंट 3 वाले जहाँ पर एक्सपोनेंट 3 होगा वहाँ पर इसको आना चाहिए। और एक्सपोनेंट 3 कहाँ है भाई, किससे करीब है, आपका 444, लेट सपोज 444 है, किसके करीब है 444, क्या बी के करीब है या सी के करीब है 444। तो 444 सी के ज़्यादा करीब है, तो हम लिख देंगे भाई हमारा ये पॉइंट क्या है भाई, पॉइंट सी होगा, सही है। क्योंकि सी अगर आप मार्किंग देखो तो आगे जाके आपको एक्सपोनेंट 3 मिलेगा, सही है, आगे जाके जो आपका पॉइंट सी है ये रहा, और 444 कहीं लाई कर रहा होगा, तो आपका पॉइंट सी हो जाएगा कौन सा, ये रहा, ये रहा पॉइंट सी, ओके। इसी तरीके से नेक्स्ट को वेरीफाई करके देखते हैं, ये तो बहुत ईजी था। नेक्स्ट देखो लार्ज मैजेलेनिक क्लाउड्स, सही। अब इसको देखें तो ये कहाँ लाई करेगा भाई, इसको देखें तो कितने ज़ीरोस हैं इसमें, 1 2 3 4। और अगर हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 1 पॉइंट, कितना हो जाएगा हमारा, 1 2 3 4 5, तो 1.6 एक्सपोनेंट 5 ना, सही। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। तो
मतलब काफ़ी ज़्यादा इसको हम कह सकते हैं ज़ीरो से। तो खैर ये किसके करीब है, मतलब एक्सपोनेंशियल 5 वाले पे हमें देखना पड़ेगा इसको। सही है, तो जिसके करीब आ रहा हो ये, और ये देखो ये रहा एफ पॉइंट के सबसे ज़्यादा करीब है, ई के तो नहीं है ना, एफ के करीब है। सही है, 1 6 और उसके आगे 4 ज़ीरो हैं, तो पॉइंट एफ हो जाएगा हमारा। सही है, जो हमारा ये था ना, और इसका नाम क्या था भाई, लार्ट मैजेंटिक क्लाउड्स थे ये। ओके, इससे पिक्चर मैच भी कर रही है हमारी, देख लो। सही है, तो ये हमारा हो जाएगा एफ। सही है, तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमें ना चीज़ों को सॉल्व करना है। अब यहाँ पे मैं दो सॉल्व करवाऊँगा आपको। एक ये वेगा होगा। सही है, इसी तरीके से हमारा एक होगा ये एल्डेब्रन। सही है, इसको देख लेंगे। बाकी भी आपको खुद सॉल्व करने हैं। ओके, क्योंकि आपको खुद भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। मैंने स्टार्टिंग में बताया कि हमें जो है वो राउंड 1, राउंड टू और राउंड 3 के लिए प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस जो है उसको सबमिट करना होगा। सही है, तो यहाँ पर अब हम देखते हैं जो हमारा जो वेगा है वो कहाँ है। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर ना मैंने लॉग स्केल भी समझाया हुआ है यहाँ पे, तो लॉग स्केल के थ्रू भी ना आप समझ सकते हो। सही है चीज़ों को। सही है, तो ये लॉग स्केल गिवन है, एंड लॉग स्केल के थ्रू भी समझ सकते हो, बट हम अगर इसी तरीके से समझ रहे हैं तो ज़्यादा बेहतर है। सही है, अब देखो यहाँ पर ना जो हमें वेगा गिवन है वो 25 है। सही है, क्या गिवन है, 25। अब इसकी पोजीशन लोकेट करनी है कि ये किस पॉइंट पोजीशन पे होगा। सही है, तो अगर हम देखें तो ये लाइक करेगा यहाँ पर 1 से लेके 100 तक। सही है ना, और 25, तो 25 किस पॉइंट के ज़्यादा करीब है। 25 लेट सपोज यहाँ पर आ रहा है, कहीं ना कहीं आ रहा है, तो ये ए के ज़्यादा करीब है, तो हम इसको क्या कहेंगे, ए कहेंगे। सही है, और हमारा ये वेगा है कहाँ, सी पे है ना, इसको सी कह रहे हैं हम, तो पोजीशन इसकी सी पे हो जाएगी। सही है, और ये सॉरी सी पे नहीं है, ये 3 पे है, 3 है और ए पे लाई करेगा। सही है, क्योंकि ए के ज़्यादा करीब है ना ये। अगेन समझा रहा हूँ, नहीं समझ आया कोई मसला नहीं है, देख लो। ये जो हमारा इसकी 25 लाइट ईयर डिस्टेंस था ना, इसका डिस्टेंस क्या था, वेगा का 25 लाइट ईयर डिस्टेंस था। कितना था, 25। अब 25 देखो कहाँ लाई करेगा, 25 लाइट ईयर डिस्टेंस जो लाई करेगा वो इन दोनों के दरमियान करेगा। और ज़्यादा करीब किसके है, लेट सपोज यहाँ लाई कर रहा है कहीं, किसी इस पॉइंट पे या कहीं भी, तो वो ए के ज़्यादा करीब होगा। सही है, तो आप करोगे ए मार्क। ओके, एंड देन आ जाओ दूसरे वाले पे। यहाँ पे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैं जो है ना वो बता भी रहा हूँ। देन आ जाओ एल्डेब्रन पे। सही है, तो एल्डेब्रन का डिस्टेंस क्या है भाई, 65 to 67 लाइट ईयर्स है। सही है, तो इसको देखें तो भाई ये कहाँ पे लाई करेगा। अब देखो ये ए के ज़्यादा करीब है या बी के ज़्यादा करीब है। भाई सीधी सीधी सी बात है, बी के ज़्यादा करीब होगा ना कहीं किसी पॉइंट पे। ए से तो दूर है और बी से ज़्यादा करीब है, तो हम बी पे मार्क कर देंगे। सही है, और ये एल्डेब्रन हमारा 65 to 67 तक का था एल्डेब्रन, और एल्डेब्रन हमारा ये रहा, तो हम क्या कर देंगे, इसके ऊपर क्या मार्क करेंगे, बी मार्क करेंगे। ओके ओके, तो इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमें ना प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। सही है, अच्छा ये एंड में मैंने एक लॉग स्केल भी दिया हुआ है, इसको आप समझ सकते हो। यहाँ पे जस्ट सिंपल एग्जांपल के तौर पे दिया हुआ है कि भाई ए जो है ना वो एक्सपोनेंट 1 to एक्सपोनेंट 10 तक का है। सही है, मतलब ए का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो एक्सपोनेंट 1 से लेके जो है ना वो जा रहा है। सही है, अच्छा ये एक्सपोनेंट 2 तक नहीं जा रहा। सही है, तो ये पी है। इसको ज़्यादा समझने से बेहतर ये है कि जो मैंने आपको ऊपर बताया है ना किस तरीके से हमें देखना है वो देख लेना। ओके, तो आप प्रॉब्लम को पूरा सॉल्व कर सकते हो, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको समझने की। सिंपल आपको ये देखना है कि भाई हमारा जो भी गैलेक्सी है वो किस उसमें लाइक कर रही है। सही है, जो आपको मार्किंग दी हुई है यहाँ पे। एक और सॉल्व कर लेते हैं ताकि और तुम्हें समझ आ जाए। भाई लेट सपोज हम पिक करते हैं हम पिक करते हैं एंड्रोमेडा गैलेक्सी को। सही है, किसको पिक करते हैं, एंड्रोमेडा गैलेक्सी को पिक करते हैं। सही है, उसकी पिक्चर आपको गिवन है। सही है, ये देखो भाई ये गिवन है 8 पॉइंट पे, तो इसकी पोजीशन कहाँ होगी, और इसका हमें अब मुझे ये पता है ये एंड्रोमेडा है, लिख देना यहाँ पे भाई। ओके, और 25 कितना है भाई, 2500 एंड देन 3 ज़ीरोस के आगे और है। तो अगर करूँ मैं कन्वर्ट तो कितना हो जाएगा, 2.5 1 2 3 4 5। सही है ना, 6 एक्सपोनेंट 6
मतलब काफ़ी बड़ी वैल्यू है इसकी। तो भाई तो ये किस पॉइंट पे होगा भाई? एक्सपोनेंट 6 हमें देखना है कि भाई कहाँ है। तो एक्सपोनेंट 6 किस पॉइंट के ज़्यादा करीब है? जी पॉइंट के। देखो भाई ये रहा, सही है, जी है ना, जी के ज़्यादा करीब है। एच के करीब तो नहीं होगा, नहीं होगा ना एच के करीब, क्यों एच क्यों होगा भाई? एक्सपोनेंट 9 थोड़ी है, या एफ थोड़ी है, एफ के ज़्यादा करीब थोड़ी है। देखो किसके ज़्यादा करीब है? पॉइंट जी के करीब है। कितना ज़्यादा डिस्टेंस है यहाँ पे, और ये रहा, तो ये होगा एक्सपोनेंट 6 और हमारा जी हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा भाई? ये जी पे है तो आप जी लिख दोगे। ओके, तो इस तरीके से हमें देखना है। ओके, अगर नहीं समझ आ रहा स्टूडेंट्स पीछे जाके दोबारा देख लेना। CFA। ओके, अब मैं आपको होमवर्क दूंगा, मैं अब आपको होमवर्क जो देता हूँ ना, वो लेट सपोज अब प्रॉब्लम हम ए को तो हमने सॉल्व कर ही लिया है, सही है। खैर हम जब लेक्चर्स प्रॉपर देख रहे होंगे तो उसमें तो हम चीज़ों को समझ भी रहे होंगे, अभी भी हम समझ रहे हैं, लेकिन उसमें हम फिर अब प्रॉपर जो है ना वो सॉल्यूशंस भी देखा करेंगे, सही है। आपको मैं होमवर्क दूंगा एंड देन आपको वो सबमिट करना होगा सॉल्यूशन। ओके, अंडर द प्रोग्राम, क्योंकि अभी तो कम टाइम है, स्टूडेंट्स कहेंगे भाई मुझे बता दें, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपका जो होमवर्क होगा वो प्रॉब्लम 4 होगी और 7 होगा। इसको हम अभी देख लेते हैं भाई। देखो भाई, इसका नाम क्या था? सैगिटे इसकी अगेन प्रोनाउंसिएशन मुझसे ख़राब हो रही है। इसका नाम था सैगिटेरियस ए स्टार। इसका डिस्टेंस कितना है? 26,000 सही है। एक्सपोनेंट 4, इसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? पॉइंट पॉइंट लगाओ, सिंपल इस तरीके से कन्वर्ट कर दो। 2.7 सही है। किस में हो जाएगा ये? 2.7 एक्सपोनेंट किस में आ जाए? कितने ज़ीरो हमने हटाए? 1 2 3 4। तो 4 एक्सपोनेंट 4 देखो अब कहाँ पर है भाई? एक्सपोनेंट 4 ढूंढना पड़ेगा हमें। तो 2.7 एक्सपोनेंट 4 ना, देखो हमने ये क्या किया स्टूडेंट्स, स्कूल के बच्चों को नहीं समझ आ रहा भाई, देखो ज़ीरो हटाएं। ओके, 2.7 एक्सपोनेंट 4। अब हमें 2.7 एक्सपोनेंट 4 वाले रीजन में जाना है। तो एक्सपोनेंट 4 वाले रीजन को अगर हम देखें तो भाई ये कौन सा होगा? तो हमें ढूंढना है एक्सपोनेंट 4 वाला रीजन। तो यहाँ पे ये इसके करीब तरीन आ रहा है, तो ई हो जाएगा। ओके, ये हो जाएगा पॉइंट ई, सही है। तो ये इसका क्या आंसर हो गया भाई? ई हो गया। ओके, देखा किस तरीके से है प्रॉब्लम। तो ये दो जो है ना आप सॉल्व करके दोगे मुझे, आपको होमवर्क दे रहा हूँ, सही है। जो पॉइंट 7 पे है ईगल नेबुला, और जो आपका जो 4 पे है, 4 पे हमारा कौन सा था भाई? ट्रिक बताई थी जिसमें जो है वो हमारे पास क्लस्टर टाइप जो कि होता है, उसको हम क्या कहते हैं? इसका नाम क्या था भाई? कुमा क्लस्टर नेम था ना इसका, सही है। इसमें बिल्कुल आपको जो है ना समझ आ जाएगा, सही है। कोमा क्लस्टर, और जो है आपको मैंने क्या दिया है भाई? ईगल नेबुला। तो ये आपको सॉल्व करना है। इनके जो लाइट ईयर में डिस्टेंसेस हैं वो गिवन है यहाँ पे, आप देख सकते हो, सही है। ये है, पता चल रहा है, तो कन्वर्ट कर लेना। इसी तरीके से आपको ये भी गिवन है, सही है। तो यहाँ पे आप कर सकते हो सॉल्व। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ आई होगी। Okay, students, now we are moving towards the problem B, and the problem B states that Earth is surrounded by increasing number of human-made satellites at present. Approximately 13,500 satellites orbit our planet in low Earth orbit (LEO), the region of space extending from about 160 km to 2000 km above the Earth's surface. Calculate the total volume of space contained within the low Earth orbit in kilometers cube. रेडियस ऑफ अर्थ को जो है हमें एज्यूम करना है, एंड डिटरमाइन द एवरेज वॉल्यूम स्पेस अवेलेबल फॉर ईच सैटेलाइट। स्टूडेंट्स यहाँ पर अच्छा मैंने ना सॉल्यूशंस यहाँ पर लिख दिए हैं, और जो भी चीज़ें जो है राइट करनी थी वो मैंने यहाँ पर लिख दी हैं, ताकि टाइम वेस्ट ना हो, जल्दी जल्दी जस्ट देखें, क्योंकि बहुत इजी प्रॉब्लम्स हैं। ओके, जस्ट हम इसको गो थ्रू करके आगे बढ़ जाएंगे। राउंड 2 काफ़ी अच्छा होने वाला है, राउंड 1 में इजी प्रॉब्लम्स होती हैं बहुत, सही है। तो अच्छा, इन प्रॉब्लम्स को डायरेक्ट कॉपी मत करना, खुद भी कोशिश करना सॉल्व करने की, और वैल्यूज़ चेंज करके सॉल्व करने की कोशिश करना, या कॉन्सेप्ट लिखना जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे अच्छी खासी चीज़ें नहीं लिखी हुई, वो तुम्हें मैं बताऊँगा। ओके, क्योंकि टाइम नहीं होता इतना। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे भाई? यहाँ पर हम इस तरीके से कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे ना कंसिडरेशन स्टूडेंट्स ये करनी है यहाँ पे, कि भाई देखो हम ना एक शेल कंसिडर करेंगे। ओके, सही है। सो
शेल जो कंसिडर करेंगे ना, उस शेल को कंसिडर करने से हमें जो है ना वो टोटल वॉल्यूम ऑफ स्पेस मिल जाएगी, ओके, अर्थ ऑर्बिट की, लो अर्थ ऑर्बिट की, सही है। तो हम क्या करेंगे, शेल कंसिडर करेंगे। अगर कोई शेल है, सही है, उसका आउटर रेडियस है, सही है, एक शेल है उसका आउटर रेडियस होता है, सही है, और उसका इनर रेडियस है, सही है, जो कि जिसको हम आर कह देंगे, लेट सपोज को हम स्मॉल आर कह रहे हैं। तो ये आउटर रेडियस है, ये इसका इनर रेडियस है, ओके। सो यहाँ पर वो कह रहा है हमसे कि भाई द रीजन ऑफ स्पेस एक्सटेंडिंग अबाउट 160 किलोमीटर टू 2000 किलोमीटर्स। तो ये इनर रेडियस हो गया, ये आउटर रेडियस हो गया, ओके। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो 6700 किलोमीटर है ना, अब हमें ये रेडियस डायरेक्ट गिवन नहीं है, हमें ये निकालने पड़ेंगे। These values will help us to find out the value of inner radius and the outer radius, okay। So 6370 किलोमीटर के अंदर, क्योंकि अर्थ का रेडियस दिया हुआ है, रेडियस ऑफ अर्थ दिया हुआ है हमें, अगर मैं इसके अंदर 160 ऐड करता हूँ तो हमें स्मॉल आर मिल जाएगा। और अगर मैं 6730 के अंदर 2000 ऐड करता हूँ तो मुझे कैपिटल आर की वैल्यू मिल जाएगी, ओके, सही है। एंड देन मैं इन वैल्यूज़ को इसमें पुट कर दूंगा, जो कि यहाँ पे फॉर्मूला होता है फॉर अ वॉल्यूम ऑफ शेल, सही है, टोटल वॉल्यूम ऑफ स्पेस यहाँ से मुझे मिल रही होगी, क्योंकि हम यहाँ पे भी शेल कंसिडर कर रहे हैं। पार्ट ए देखो, सही है। तो ये आर इनर रेडियस है, कैपिटल आर आउटर रेडियस ले लिया अजम्पशंस करके, एंड देन यहाँ पे स्मॉल आर निकाल लिया। देखो 6700 के अंदर 160 ऐड किया, देखो ये गिवन था अर्थ का रेडियस किलोमीटर्स में, यहाँ से हमने वैल्यूज़ को पुट किया, ऐड करा, स्मॉल आर मिल जाएगा, कैपिटल आर मिल जाएगा। वॉल्यूम ऑफ शेल भी निकाल लेंगे 4/3 पाई आर क्यूब करके, सही है। तो यहाँ पे ये लिखना लाजमी कि हम इसको ये अज्यूम कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने जो ये ग्रीन कलर से बनाया हुआ है ना, ये इसलिए बनाया हुआ है कि ये आपको लाजमी लिखना है 4/3 पाई आर क्यूब। तो कैपिटल आर है आउटर रेडियस, स्मॉल आर है क्या, माइनस कर पाते हैं हम उसको फिर स्मॉल आर से 6530 से, सही है, क्योंकि हमने स्मॉल आर निकाला था। तो जब आप पुट करोगे सिंपल इस फार्मूला में वैल्यू, तो आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट चीज़ देखो, डिटरमाइन द एवरेज। देखो भाई, कभी भी एवरेज निकालनी है तो टोटल को डिवाइड करा देते हैं, जितनी आपके पास अवेलेबिलिटी होती है। तो टोटल आपके पास क्या है भाई, टोटल आपने निकाल लिया अभी। देखो टोटल वॉल्यूम ऑफ स्पेस 1.28 एक्सपोनेंट 12 किलोमीटर क्यूब। अच्छा, ये यूनिट जो है ना किलोमीटर्स क्यूब का यूज़ किया है हमने, सही है। वॉल्यूम को हम किस में लेते हैं, क्यूब में लेते हैं ना हमेशा, क्यूबिक मीटर में लेते हैं, या किलोमीटर यहाँ पे अगर गिवन है तो हम यहाँ पे किलोमीटर पर किलोमीटर क्यूब लेंगे, ओके। यहाँ पे वैसे मैंने मेंशन किया हुआ है, तो वही है यहाँ पे काम हो रहा है, सही है। तो टोटल अवेलेबिलिटी कितनी है, टोटल वॉल्यूम लिखी यहाँ पर, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सेटेलाइट्स कितनी है, सवाल में लिख के गिवन है कितनी है भाई, 13,500। तो 13,500 यहाँ पर हमने ले ली वैल्यू, एंड इनको डिवाइड किया दोनों को, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा 9.481 एक्सपोनेंट 7 किलोमीटर क्यूब, जो कि आपके पास स्पेस अवेलेबल होगी, द एवरेज वॉल्यूम ऑफ स्पेस अवेलेबल फॉर ईच सैटेलाइट, सही है। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन था, बड़ा इजी क्वेश्चन है प्रॉब्लम भी। अब हम देखते हैं प्रॉब्लम सी को। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ वी हैव प्रॉब्लम सी, एंड प्रॉब्लम सी में हमसे क्या कहा गया है, प्रॉब्लम सी में हमसे ये कहा गया है कि सोलर इलिप्स आर अमंग द मोस्ट फैसिनेटिंग फिनोमिना observable from the earth. They occur when the moon passes between the earth and the sun, temporarily blocking the sun's light. Although the sun is much larger than the moon, both objects can appear nearly the same size in the sky because of their different distances from the earth, सही है। अच्छा, इस प्रॉब्लम में हमसे ना बेसिकली ये कहा गया है कि आपको ये बताना है कि टोटल सोलर इलिप्स कब होगा, कब होता है, किस कंडीशन में, सही है, पार्शियल कब होगा और एन्यूलर कब होगा, सही है। अच्छा, ये पहले तो ये समझ लो कि भाई जो सन का जो साइज़ है ना वो काफ़ी बड़ा है एज़ कम्पेयर टू मून, ये आप सबको पता है, अगर नहीं पता तो समझ लो भाई, सही है, काफ़ी बड़ा है। तो वो कह रहा है कि भाई ये कुछ कंडीशंस होती हैं, टोटल इलिप्स, एन्यूलर और पार्शियल इलिप्स, ये कब होती हैं, वो हमसे ये कह रहा है। तो भाई इनके लिए ना कुछ कंडीशंस होती हैं जो कि हम अभी यहाँ पर देख रहे होंगे, सही है, लिख लेना वो। एंड देन वो कह रहा है कि भाई आपके पास टोटल एंगुलर इलिप्स जो सोलर इलिप्स जो आएगा वो कब आएगा नेक्स्ट,
वेबसाइट से देख के बता दो, रिसर्च करनी है आपको यहाँ पे। सही है। अच्छा, यहाँ पर हम रेडियस ले रहे हैं, रेडियस तो पता है ना कैसे लेते हैं। ओके, सेंटर से लेके किसी भी पॉइंट ले लो सर्कल में तो वो रेडियस आ जाता है उसका। सही है, किसी भी पॉइंट पे ले लो। तो यहाँ पे ये इस तरीके से गिवन है। तो खैर, देन पार्ट सी में हमें क्या वेरीफाई करना है? पार्ट सी में हमें ये करना है कि भाई यहाँ पे फॉर अ टोटल सोलर इलिप्स दिस कंडीशन मस्ट बी वेरीफाइड। सही है। आर एम रेडियस ऑफ मून डिवाइडेड बाई द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू रेडियस ऑफ सन डिवाइडेड बाई द डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम द अर्थ। सही है। तो इस कंडीशन को वेरीफाई करना है, या इसके लिए जस्ट एक सिंपल सी अप्रॉक्सीमेशन है वो हमें बतानी है उनको। सही है। तो पहले तो ये समझ लो भाई कि ये टोटल एलिप्स कब होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है डिफरेंस बिटवीन द टोटल, पार्शियल एंड एनुलर सोलर इलिप्स। अ टोटल सोलर इलिप्स हैपन्स व्हेन द मून कम्प्लीटली ब्लॉक्स द सन फेस। सही है। जो सन का जो फेस है, सही है, ये लेट सपोज दिस इज द सन। काफ़ी अजीब सी शेप बन गई है, इसको मैं थोड़ा सा बेहतर बना देता हूँ। यहाँ पे अगर शेप मुझे मिलती हैं ड्रॉ करने के लिए, यस, अच्छा मुझे मून मिल गया है। सही है। लेट सपोज दिस इज़ योर मून, दिस इज़ योर सन, और मून आया, मून ने आके इसके, ये सन था। सही है। लेट सपोज दिस इज सन। सही है, ये आपका सन है, कलर कर दिया मैंने। सही है। अब मून ने आके इसका जो फेस है ना उसको ब्लॉक कर दिया, मतलब या तो वो इससे बड़ा हो गया या वो इसके इक्वल हो गया। जो मून था ना, मून आया और मून ने क्या करा, इसको, इसका जो फेस था उसको ब्लॉक कर दिया। मतलब ऐसा दिख रहा है या तो वो उससे बड़ा या इससे छोटा है। टोटल सोलर इलिप्स कहेंगे हम उस कंडीशन को। क्या कहेंगे? टोटल सोलर इलिप्स। अब देखो काफ़ी मुश्किल हो रहा है मुझे यहाँ पे कलर करने में। खैर समझ गए होगे आप लोग, आई थिंक। सही है ना। अब यहाँ से बड़ा भी कह सकते हो, सब छोटा भी कह सकते हो। ओके, काफ़ी ख़राब हो गया। तो इसके फेस को अगर ब्लॉक कर देना तो उसको हम, उस कंडीशन को क्या कहते हैं? उस कंडीशन को हम कहते हैं टोटल सोलर इलिप्स। एक बात यहाँ पे लिख लो, ये अगर आप इसको कॉपी डायरेक्ट मत करना, मैं कह रहा हूँ बार बार खुद से करने की कोशिश करना। एक कंडीशन यहाँ पे ये भी लिख लो कि भाई आपके पास जो इस तरीके से भी हम कह सकते हैं, फॉर अ टोटल सोलर इलिप्स वी कैन से मून का जो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो मून का जो एंगुलर रेडियस है ना, मतलब जो एंगुलर साइज़ है इसका, एंगुलर साइज़ कहेंगे वैसे, जो एंगुलर साइज़ है इस कंडीशन के लिए मस्ट बी ग्रेटर देन सन। सही है ना। एंगुलर साइज़ जो है, एंगुलर साइज़ ऑफ मून सन के एंगुलर साइज ऑफ मून, सन के एंगुलर साइज से बड़ा होना चाहिए। सही है, ये भी कंडीशन हो सकती है। यहाँ पे आप लिख लो कि फॉर अ टोटल सोलर इलिप्स दिस कंडीशन मस्ट बी वेरीफाइड डेट मून apparent angular size, मून apparent angular size must be greater than equal to, greater than equal to ऐसे कहेंगे इसको, greater than equal to लिख लो, बराबर भी हो सकता है क्योंकि पूरे फेस को कवर कर रहे हैं ना। ग्रेटर देन इक्वल टू सन अपेरेंट एंगुलर साइज। ओके, ये लाइन लिख लो, यहाँ पे जस्ट मैंने लिखा है, अगेन रिपीट करूँगा। फॉर अ टोटल सोलर इलिप्स it this condition must be verified that moon apparent angular size must be greater than equal to sun apparent angular size। ओके, ये कंडीशन इसके लिए हो गई। पार्शियल के लिए क्या होगी भाई? भाई पार्शियल के लिए क्या होगा? पार्शियल के लिए सिंपल एक कंडीशन यहाँ पे वैसे लिखा हुआ है, अ पार्शियल सोलर इलिप्स ओनली हैपेंस व्हेन ओनली पार्ट ऑफ द सन इज कवर्ड। सही है, व्हेन ओनली पार्ट ऑफ द सन इज कवर्ड। या हम इसको ये कह सकते हैं कि भाई इनकी जो अलाइनमेंट है, हम ये कह सकते हैं सिर्फ मून की जो अलाइनमेंट है वो सन के साथ परफेक्ट ना हो। क्या हो ना हो, मतलब मून्स अलाइनमेंट इज नॉट परफेक्ट विद द सन। सही है, ये भी कह सकते हैं हम। देन एनुलर कब होगा भाई? एनुलर में उसका
उल्टा कर दो, टोटल का उल्टा कर दो, सही है। इसका उल्टा कर दोगे तो एनुलर आ जाएगा, इसका रिवर्स कर दो तो मतलब इसमें क्या होगा, सन का साइज़ काफ़ी छोटा हो जाता है, सही है। सन का साइज़ क्या हो जाता है, काफ़ी छोटा हो जाता है। और हमें क्या होता है इसमें इसमें जो जो हमारे पास हम कह सकते हैं कि जो मून एंगुलर साइज़ है वो सन से काफ़ी स्मॉल हो, मतलब मून्स अपेरेंट एंगुलर साइज विल बी लेस देन किसके, सन्स अपेरेंट एंगुलर साइज के। ओके, जो हमने ऊपर लिखा था, जो ऊपर लिखा था बस उसका वो ग्रेटर देन था, यहाँ पे लेस देन हो जाएगा। वो ग्रेटर देन इक्वल टू था, यहाँ पे लेस हो जाएगा। ओके, एनुलर सोलर इलिप्स में, सही है। और ये अर्थ से काफ़ी जो है ना हम कह सकते हैं मून जो है ना जब होता है कंडीशन बनती है तो होता क्या है इसमें, आपको क्या दिखता है, मून को अगर हम सेंटर से दिखता है ना, मून मून जो है ना सन को सेंटर से दिख रहा होता है, सही है। और एक जो विजिबल रिंग होता है लेकिन वो यहाँ पे हमें दिख रहा होता है, जिसको हम कहते हैं भाई एन्यूलर, सही है। तो तभी हम इसको एन्यूलर कह रहे होते हैं, सही है। जो हमारा जो मून है ना सन को सेंटर से दिखता है, मगर रिंग जो होता है ना वो विजिबल रहता है। ओके, यहाँ पे इसका मतलब यही लिखा हुआ है, एनुलर सोलर इलिप्स हैपेंस व्हेन द मून इज टू फार टू कवर द होल सन, सो अ ब्राइट रिंग रिमेन्स विजिबल अराउंड इट, सही है। जो ब्राइट रिंग है वो विजिबल रहता है। नेक्स्ट टोटल सोलर इलिप्स कब आएगा भाई, ये आपको सर्चिंग के लिए दिया हुआ है, आप इसको सर्च करके जो है वो इंटरनेट से फाइंड आउट कर सकते हो। नासा की वेबसाइट से आपको मिल जाएगा, वैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि नेक्स्ट टोटल सोलर इलिप्स 12 अगस्त 2026 को मिलेगा हमें, सही है। और इट विल बी अ विजिबल अलोंग अ पाथ क्रॉसिंग ग्रीनलैंड, आइसलैंड, स्पेन, रशिया एंड स्मॉल पार्ट ऑफ पुर्तगाल। अच्छा, इसका ड्यूरेशन टाइम लिख लो, सही है। इसकी ड्यूरेशन क्या होगी, ओके, तो 2 मिनट 18 सेकेंड्स, सही है। या आप इसको सर्च भी कर सकते हो। नेक्स्ट देख लेते हैं भाई क्या है। प्रॉब्लम सी में क्या कहा गया है स्टूडेंट्स, बहुत इजी प्रॉब्लम्स है ये ना, काफ़ी इजी प्रॉब्लम्स हैं। शो डैट अ टोटल सोलर इलिप्स इज ओनली पॉसिबल इफ़, तो भाई वही टोटल की कंडीशन है, देखो कितना इजी हो गया, हमने ऊपर समझ लिया। मैंने बताया था कि भाई जो यहाँ पर हमारे पास टोटल सोलर इलिप्स के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, मैंने बताया था कि आपका जो साइज़ है ना जो कि अपेरेंट साइज ऑफ मून है वो मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए सन्स अपेरेंट साइज के, सही है, एंगुलर साइज के। अपेरेंट एंगुलर साइज बस हम कह रहे होते हैं, सही है भाई। तो यहाँ पर इस कंडीशन को वेरीफाई करना है, इसके लिए सिर्फ एक अप्रॉक्सीमेशन हमें बतानी है उनको, सही है। यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर एनालिस्ट व्हाट इट मैटर्स हाउ बिग द मून एंड सन लुक इन द स्काई, नॉट जस्ट इन द रियल साइजेस, द मून मस्ट लुक एट लीस्ट एज लार्ज एज कम्पेयर टू द सन, ओके, फॉर अ टोटल कंडीशन, सही है। तो मून को हमेशा एटलीस्ट लार्ज एज सन होना चाहिए, मतलब सन से ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, सही है। तभी तो हमें टोटल सोलर इलिप्स की कंडीशन हमारी पॉसिबल हो पाएगी, जिसमें जो है वो सन जो हमारा जो मून है वो ब्लॉक कर दे सन स्पेस को, ओके। तो यहाँ पर याद रख लो, ये एक ऐसी कंडीशन कभी भी आए ना व्हेन थीटा इज इक्वल टू व्हेन थीटा इज इक्वल टू आर अपॉन डी, आर अपॉन डी, सही है। जब भी कभी तुम्हें ऐसी कंडीशन नज़र आए ना तो इसका मतलब क्या होता है भाई, इसका होता है एंगल अप्रॉक्सीमेशन, इसका क्या होता है। और यहाँ पर हम जो यूज़ कर रहे हैं वो स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन को यूज़ कर रहे हैं, किसको यूज़ कर रहे हैं, स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, लिख के दिखाना सर को, जो भी टीचर हो आपके। तो हम यहाँ पर अभी उसके लिए सॉल्व कर रहे हैं IAAC के लिए, तो स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन होगा, यहाँ पे लिख के दिखाना, स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन, ओके। तो कभी भी ऐसा नज़र आए तो आर थीटा इज इक्वल्स टू आर अपॉन डी, सो दिस विल बी अ स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन। एंड हियर
हमने मून के लिए वही लगाई, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू आर एम। अब ये आर एम क्या है, रेडियस ऑफ मून है, और डी एम क्या है, डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ। सही है। सिंस द सिंस द मून इज़ वेरी फार कंपेयर टू इट्स रेडियस द एंगल इज़ सो स्मॉल। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो मून है ना वो वेरी फार है कंपेयर टू इट्स रेडियस, तो एंगल क्या होगा, बहुत छोटा होगा, इसलिए हम अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू इसको ले लेते हैं थीटा के बराबर। थीटा एम इज इक्वल टू आर एम अपॉन डी एम बन जाएगा। टेंशन थीटा क्या हो जाएगा, थीटा के बराबर आ जाएगा। सही है, मतलब काफ़ी स्मॉल एंगल है ना, स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन ले रहे हैं, तो ये इसका मतलब होता है अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। हमने टेंजेंट थीटा को बराबर ले लिया किसके, थीटा के, मतलब जस्ट थीटा कह दिया इसको। अब यहाँ पे थीटा एक्स होता तो मैं थीटा एक्स ले लेता इसको, यहाँ पे थीटा एम है अभी, तो मैंने यहाँ पे इसको एम ले लिया, थीटा एम ले लिया, थीटा एम था ना ये, एम ले लिया, थीटा एम ले लिया। और ये तो मैंने आपको बता दिया, हमने एक की कंडीशन बना ली। इसी तरीके से ये मून के लिए बन जाएगी, ये सन के लिए वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा, थीटा एस इज इक्वल टू आर एस अपॉन डी एस। ओके, तो ये अगेन स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन लगाएंगे हम यहाँ पर भी, और यहाँ पे इसको थीटा एस के बराबर ले लिया, वही वाला काम जो ऊपर किया यहाँ भी कर लिया। कंडीशन फॉर अ टोटल सोलर इलिप्स क्या होगी भाई, हमने ऊपर देखा कि भाई जो एंगल थीटा है आपका, थीटा एम होना चाहिए, वो मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, थीटा एस होना चाहिए। सही है, तभी हमारा वेरीफाई हो पाएगी कंडीशन। सही है, जो जो अपेरेंट एंगुलर साइज ऑफ मून है वो मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए किसके मुकाबले में, सन के मुकाबले में। सही है, सन के अपेरेंट एंगुलर साइज से। सही है, तो वही कंडीशन है, बिल्कुल सिंपल, थीटा एम मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा एस। ओके, सो आपने सब्स्टिट्यूट, अब हम क्या कर सकते हैं, अप्रॉक्सीमेशंस को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। यहाँ से हमने ये एक्सप्रेशन बनाया था, ये हमारा जो थीटा एम निकला था वो इसके बराबर निकला था आर एम अपॉन डी एम के, और जो हमारा जो थीटा एस निकला था वो निकला था आर एस अपॉन डी एस के। जब हमारी ये वाली कंडीशन हम यहाँ पर लिख रहे हैं तो हम इसको लिख के दिखा सकते हैं भाई, जब हम इसकी वैल्यू थीटा एम क्या है भाई, थीटा एम इक्वेशन नंबर 1 है, लेट्स सपोज को कहना है इक्वेशन नंबर 1 ये है तुम्हारी, और ये तुम्हारी क्या है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो यहाँ पे लिखना और इसको इक्वेशन ए बना देना। सही है, देन कहना यूजिंग वैल्यूज़ इन इक्वेशन ए। सही है, तो ये इस तरीके से बन जाएगा। ओके, तो इसको खुद ट्राई करना, एंड देन यहाँ पे एंगल की एक कंडीशन है जो कि हम कह रहे हैं कि भाई हम यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली लिख रहे हैं कि जो आपका थीटा एंगल है क्योंकि वो स्मॉल है, सो दिस एंगल विल बी लेस देन इक्वल टू 1। ओके, तो ये स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन है, द अप्रॉक्सीमेशन इस यूज़ कौन सी हुई है, स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन हुई है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। सही है, तो ये इस तरीके से करना है। अच्छा, अब इसको खुद से भी सॉल्व करने की ना कोशिश करना। सही है, मतलब डायरेक्ट कॉपी मत कर लेना इसको, कुछ और अप्रॉक्सीमेशंस यहाँ पर लेना, कुछ और वैल्यूज़ लेना और उसको सॉल्व करने की कोशिश करना। ओके, आई होप ये समझ आया होगा आपको। ओके, सो नाउ वी हैव प्रॉब्लम डी। ओके, प्रॉब्लम डी क्या है, अगर आपने इससे पहले जो प्रॉब्लम है उसको सही से समझा है, सो वी कैन ईजिली सॉल्व दिस प्रॉब्लम एज वेल। काफ़ी इजी प्रॉब्लम है ये भी, इसमें मैं जस्ट आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से हमें अप्लाई करना है। ओके, तो प्रॉब्लम सी अगर आपने करा हुआ है तो आप प्रॉब्लम डी को इजीली सॉल्व कर लोगे। सो ये प्रॉब्लम क्या है, इसमें हमसे क्या कहा गया है, पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि हमारी प्रॉब्लम जो है वो ये है, प्रॉब्लम सी है, एंड इस प्रॉब्लम में हमसे कहा क्या गया है। ओके, तो प्रॉब्लम को अगर हम पढ़ें तो प्रॉब्लम सी में वो हमसे कह रहा है टोटल सोलर इलिप्स are possible today because the apparent sizes of the sun and the moon in the earth sky are comparable। ओके, वही कह रहा है कि टोटल सोलर इलिप्स जो है वो आजकल के दौर में जो है वो पॉसिबल हो रहा है। ओके, ये कह रहा है बिकॉज द अर्थ स्काई आर कंपेरेबल बट ड्यू टू द टाइडल इंटरेक्शंस द मून इज मूविंग अवे, मून दूर दूर जा रहा है फ्रॉम द अर्थ बाय 3.8 सेंटीमीटर पर ईयर। सही है, तो हमें ना यहाँ पर जो मून है वो
अर्थ से दूर जा रहा है ना, इसका मतलब एक रेट गिवन है, सही है। एक रेट गिवन है जो मून अर्थ से दूर जा रहा है उसका, ओके। तो वो रेट हमें कितना गिवन है, 3.8 गिवन है, सही है। द रेट द मून इज़ मूविंग अवे फ्रॉम द अर्थ। अच्छा, ये जो वैल्यूज़ होती है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, सवाल में ऐसे नहीं दी जाती। तो हमें ये इंपॉर्टेंट एक चीज़ गिवन है, ओके, मतलब रेट गिवन है कोई ना कोई। पर ईयर, देखो पर ईयर कोई भी चीज़ अगर टाइम से डिवाइड होती है ना तो वो रेट होता है, सही है। पर सेकंड, जैसे आपने वेलोसिटी पढ़ा है, तो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम ना। तो पर जहाँ भी आए तो वो उसका मतलब होता है रेट, ओके। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस क्या होता है आपके पास, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस आपके पास जो है वो बेसिकली क्या होता है, हमारे पास स्पीड होता है, ओके, एंड डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी होती है। सो कोई भी चीज़ अगर डिवीजन हो रहा है ना टाइम के रिस्पेक्ट से, सही है, तो वो कोई ना कोई उसकी चीज़ वैल्यू होती है। तो यहाँ पर ईयर है। एट द सेम टाइम stellar evolution causes the sun's radius to increase gradually as it ages, सही है। अच्छा, ये ग्रेजुअली प्रोसेस होता है, ये बहुत तेज़ नहीं होता, मूव जो है ना वो कर रहा है एक पर्टिकुलर रेट पे। तो ये काफ़ी एक स्लोली प्रोसेस है, ये ग्रेजुअली हो रहा है, बहुत स्लोली हो रहा है, ओके। अच्छा, यहाँ पर हमें ना जो एक रेशो गिवन है, सही है, और सन के लिए गिवन है, सही है, रेडियस ऑफ सन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ओके। और मतलब जो रेडियस ऑफ सन है वो यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है टाइम के रिस्पेक्ट से। एंड देन यहाँ पे रेडियस ऑफ सन है जो कि अभी जो करंट सिचुएशन है उस हिसाब से गिवन है, ओके। जो रेडियस ऑफ सन है मतलब आपको वैल्यू सवाल में क्वेश्चन में गिवन होगी, वो हम यूज़ कर सकते हैं, ओके। एंड देन हमें ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, हमें इसको यूज़ करना है। वेयर आर एस टी इज़ द सन्स रेडियस एट टाइम टी, मतलब अभी जो है वो किसी न किसी टाइम पे सन का रेडियस है एट टाइम टी, ओके। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैं मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे, जो आपको देखने हैं, कंसिडरेशन में रखने हैं यहाँ पे, ओके। जस्ट मैं मार्क कर देता हूँ उससे यहाँ पे, उसको देख लीजिएगा। फ्रॉम टुडे एंड टी नॉट इज़ इक्वल टू द 4.6 बिलियन ईयर्स, ओके। मतलब जो हमें टी नॉट की जो वैल्यू है यहाँ पे आप अगर क्वेश्चन में यूज़ करते हो तो टी नॉट हमें गिवन है, ओके। determine when relative today the last solar eclipse will take place, मतलब लास्ट सोलर इलिप्स कब मिलेगा, मतलब हमें इस टी की वैल्यू हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, इस टी की वैल्यू को हमें इसको फाइंड आउट करना है। अच्छा, अब उसने आपको कहा है, हम आपको उसने फार्मूला दे दिया, सही है। यूज़ 1740 किलोमीटर एंड 6,96,000 किलोमीटर फॉर द मून एंड द सन रेडियस, ओके। ये आपको वैल्यूज़ गिवन है, आपको ये यूज़ करनी है, सही है। मून का रेडियस गिवन है, सन का गिवन है, वैल्यूज़ को यूज़ करना है। प्रॉब्लम किस तरीके से सॉल्व करनी है इसको देख लेते हैं, सही है। तो स्टूडेंट सबसे पहले फॉर अ टोटल सोलर इलिप्स मैंने आपको कंडीशन बताई थी, यहाँ पे भी हमने ऊपर देखा था। हम क्या कर रहे होते थे, कंपेयर कर रहे होते थे, मतलब देयर एंगल मस्ट बी इक्वल ना। यहाँ पर अगर हम कहें तो हम ये देख रहे होते थे फॉर अ, जो यहाँ पर जो हम एंगल को देखते थे स्मॉल एंगल कंसिडर करते थे, सही है। और हम क्या करते थे, स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन का लगाते थे यहाँ पे, जो कि R/D होता था, सही है। स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन होती थी R/D। अगर हम थीटा की बात करें तो थीटा मस्ट बी इक्वल टू दिस फॉर अ टोटल सोलर इलिप्स, सही है। तभी तो जो आपका जो मून है वो सन को ब्लॉक करेगा, सन के फेस को। अगर मैं शेप बनाऊँ यहाँ पर, वही वाली कंडीशन अप्लाई होगी ना यहाँ पर, तभी तो जो आपका जो फेस है, लेट सपोज दिस इज़ अ मून, तभी तो ब्लॉक होगा आपका। अगर मून आपके फेस को ब्लॉक कर रहा है सन के, तो वो अंडर दिस कंडीशन कर रहा होगा, दिस थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू, मून की बात कर रहा हूँ मैं, थीटा एम मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा एस, ओके। एंड हम स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन का यूज़ कर रहे होते थे। यहाँ पर भी यही कंडीशन होगी भाई, हमें क्या करना है, हमें इसी कंडीशन को अप्लाई करना है। हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, हम जो थीटा मतलब जो एस है ना यहाँ पे, थीटा एस विल बी इक्वल टू, हम कह सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू कह दो या इक्वल टू ले लो, जब आप सॉल्यूशन में लिखो तो इट्स टोटली अप टू यू। थीटा एस कर सकते हो, थीटा एस क्या आप गिवन है R/D होता है, सही है, तो लिख सकते हो, कोई मसला नहीं है। देखो ये आपको फॉर्मूला एक गिवन है यहाँ पर, ये आपको फॉर्मूला गिवन है, इसको बना देते हैं, सही है, इसको बना देते हैं, देखो ट्रांसफॉर्म कर देते हैं।
कोई मसला नहीं है। देखो हमें पता है थीटा क्या होता था, मैंने थीटा तो मैं ऊपर भी बताया था, क्या होता था, आर अपॉन डी होता था थीटा। ये स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन में थीटा, योर थीटा वॉस आर अपॉन डी एंड हियर वी हैव आर एस गिवन है। अगर मैं इसको उधर भेज दूँ तो क्या बन जाएगा मेरे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, थीटा एस की बात कर रहा हूँ मैं, तो क्या बन जाएगा मेरे पास, आर एस अच्छा मुझे आर एस टी निकालना है ना, आर एस टी यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ आर एस टी। ओके, तो इसको इस तरीके से कर दोगे, इट विल बी डिवाइडेड बाय डी। अब जहाँ पे डी क्या है, डिस्टेंस ऑफ सन होगा। ओके, डी एस होगा, यहाँ पे आ रहा होगा, सही। सो इस तरीके से हमारे पास ये कंडीशन जो है ना वो सन यहाँ पर देखो लिखा हुआ भी है, वैसे इस तरीके से आप उसको देख सकते हो। यहाँ पे कंपेयर किया, जब मैंने आपको दो चीज़ें बताई हैं यहाँ पर, तो आप उसको देख सकते हो। ओके, रेडियस ऑफ सन आ गई यहाँ पे, एंड देन द डिस्टेंस ऑफ अर्थ सन से, सही। अच्छा यहाँ पे सन का यूज़ नहीं करेंगे यहाँ पे, वैसे आपको गिवन है ना, जो चीज़ आपको गिवन है, जो कि आपको वैल्यू गिवन है, सही है, उसको यूज़ करेंगे। वैसे यहाँ पर देखो गिवन है अर्थ और मून का डिस्टेंस गिवन है, एंड जो अर्थ और सन का है उसका भी गिवन है। ओके, तो जैसे 1520 ये वाला डिस्टेंस है, सही है, इसको हम ई एस कह देंगे। दिस विल बी द ई एस, इसको ई एस कह दो, उसको कोई भी टर्मिनोलॉजी दे सकते हो, ज़्यादा बेहतर है ई एस दो। इस वैल्यू को यूज़ करोगे एंड देन इट विल बी इक्वल टू, अब बात यह है कि हम इस फॉर्मूले को तो ट्रांसफॉर्म कर देंगे, और आर एस आपको, आर एस टी पता है आपको, आर एस टी आपको पता है कैसे, ये इसको मैं उधर भेज देता हूँ, सही है, मल्टीप्लाई बाय आर ऑफ आर एस, सही है। अच्छा, ये करंट सिचुएशन पे है, सही है, ये वाला जो आर एस रेडियस ऑफ जो है हमारे पास सन है, सही है, करंट सिचुएशन, मतलब जब मैं वैल्यूज़ को पुट करूँगा, सो आई विल पुट द वैल्यू ऑफ आर एस टी हेयर, एंड द वैल्यू ऑफ आर एस टी हेयर इज दैट दिस वैल्यू, व्हाट वैल्यू, दिस वैल्यू, दिस एक्सप्रेशन इज द वैल्यू, दिस एक्सप्रेशन इज फॉर आर एस टी, सही है। ये समझ आ गया होगा आपको, मतलब आर एस टी इस तरीके से होगा, सही है। सो इतना हमने देख लिया भाई, ये इस तरीके से हो रहा होगा हमारे पास ये एक्सप्रेशन। यहाँ पे अपने पास अगर नोट्स बना रहे हो तो उसमें लिख लेना भाई। ओके, यहाँ पे हाईलाइट मैंने इसको वैसे ही हाईलाइट छोड़ता हूँ। नाउ व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप, हमें थीटा एम नहीं पता, थीटा एम, लेकिन हमें ये पता है कि हम इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने बस आपको ना वो बताया है कि किस तरीके से आप करोगे, क्वेश्चन आपको ही सॉल्व करना है। ओके, बहुत ईजी है, तकरीबन पूरा क्वेश्चन तो बता दिया किस तरीके से सॉल्व करना है हमें, सही है। तो ये वाला एक्सप्रेशन हमने ये वाली साइड तो निकाल ली, सही है, ये मैंने बता दिया कैसे निकालोगे। ये आपके पास थीटा एस वाली साइड है, सही है, थीटा एस वाली साइड है, इट विल बी इक्वल टू आर एम। अब अगर आप मून के लिए काम कर रहे हो भाई, इतना तो पता है ना, मून के लिए काम करोगे तो मून के लिए भी भाई वही होगा, थीटा एम विल बी इक्वल टू, थीटा एम विल बी इक्वल टू, मून के लिए काम कर रहे हो, सही है, मून के लिए काम कर रहे हो, तो अगर आप कर रहे हो तो थीटा एम विल बी इक्वल टू आर एम। ओके, दिस विल बी आर एम एंड इट विल बी डी ई एम कह दो, या डी एम ई कह दो, जो कहना है भाई कह दो यार, डी ई एम कह दो, डिस्टेंस ऑफ अर्थ एंड मून, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है, ये रहा भाई, ये वैल्यूज़ गिवन है। टू ओके, ये कितना गिवन है, ये गिवन नहीं है। अच्छा, ये गिवन नहीं है, अब किसको निकालेंगे कैसे, सही है। इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए ये करना है आपको, यहाँ पर मैंने यहाँ पर गिवन इस तरीके से बताया हुआ है, सही है। आप क्या करोगे, आपको ना एक रेट गिवन था स्टार्टिंग में, क्वेश्चन में रेट बताया था, क्या था, रेट गिवन था कि भाई इतने रेट से आपका जो मून है ना वो दूर जा रहा है, अवे जा रहा है, सही है, क्वेश्चन में गिवन था, मूविंग अवे फ्रॉम द अर्थ, सही है। तो ये रेट था आपके पास, मैंने क्वेश्चन में लिख के बताया था, स्टार्टिंग में बताया था, दिस इज़ योर रेट, जिससे क्या हो रहा है, आपका जो मून है, मून इज़ मूविंग अवे फ्रॉम द अर्थ बाय 3.8 सेंटीमीटर पर ईयर, सही है। अच्छा, ये सेंटीमीटर है, इसको सेंटीमीटर से आप कन्वर्ट कर दो किस में, किलोमीटर में, सेंटीमीटर से इसमें कन्वर्ट कर दोगे इसको किलोमीटर में। तो कन्वर्जन के लिए क्या करेंगे, एक्सपोनेंट 5 से हम इसको मतलब
एक्सपोनेंट 5 से डिवाइड कर देंगे, बट अब डिवाइड के साइन को ऊपर लेके जाओगे तो -5 हो जाएगा, सही है ना। डिवाइडेड बाय इस तरीके से करोगे एक्सपोनेंट 5 तो ऊपर जाके -5 बन जाएगा ये एक्सप्रेशन, सही है, किलोमीटर्स में करने के लिए। ये किलोमीटर्स में वैल्यू क्योंकि हम देख रहे हैं ना सारी अपनी, तो ये वाला काम तो इस तरीके से होगा, सही है। ये 3 एक्सपोनेंट 5 इस तरीके से आया, और रेट है कोई ना कोई किसी न किसी रेट से, उसमें टी तो आ ही रहा होगा ऑब्वियसली, सही है। तो इस तरीके से टी आ जाएगा, ओके, ये आपके पास आ गया। अब क्या करना है, व्हाट इज़ योर नेक्स्ट स्टेप। अच्छा, यहाँ पर आपको 35600, ये जो वैल्यू है ना आपको 35600, जो अर्थ एंड मून है उसकी वैल्यू आप देखोगे, सही। अच्छा, ये एग्जैक्ट गिवन नहीं है, सही है। आप इसको 35600 यूज़ कर लो अर्थ एंड मून के लिए, क्योंकि आपके पास मून जो है वो दूर भी जा रहा है एक रेट से, क्योंकि सवाल में आपको रेट गिवन है ना, तो आप इसके अंदर उस रेट को ऐड करोगे, मतलब प्लस करोगे, प्लस रेट करोगे, सही है। 35600 के अंदर आप उस रेट को ऐड करोगे। किलोमीटर्स में था 356,000, बार बार मैं इसको 00 कह रहा हूँ, ये 000 है, ओके। आप ही कह रहे हो कि क्या मैं कह रहा हूँ, 356,000, इसके अंदर आप ऐड करोगे उस रेट को। तो आपने जब उस रेट को ऐड कर दिया तो आपके पास DEM आ जाएगा, और सही है, ये टी क्योंकि आपके पास टी इन्वॉल्व है, किसी न किसी रेट से हो रहा है। एंड देन फिर इन दोनों एक्सप्रेशंस को आपस में कंपेयर कर दोगे। जैसे ही कंपेयर करोगे यू विल गेट योर टी, सही है। हमें बेसिकली निकालना क्या है, टी निकालना है। अब मैथ्स सबने पढ़ा हुआ है, क्लास 9 के बच्चों को भी आता है, मैट्रिक के स्टूडेंट्स को भी आता है, इंटर के स्टूडेंट्स को भी आता है, और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को भी आता है। सो प्रॉब्लम सॉल्व करो, टी निकालो, टी में आपको जो क्वेश्चन में निकालना है वो आपके पास आ जाएगा, सही है। दिस विल बी योर स्टेप्स। पहला स्टेप क्या करना है, सबसे पहले आप जो थीटा वाली कहानी है वो उनको बताओगे कि भाई थीटा इस तरीके से होता है, ओके। दिस विल बी योर थीटा एस विल बी इक्वल टू थीटा एम। मैंने ऊपर वाली क्वेश्चन में सीखा है इन चीज़ों को। एंड देन फिर आप इस तरीके से उनका एक्सप्रेशन बना के दिखाओगे। एंड देन फिर आप डिस्टेंस ऑफ अर्थ एंड मून निकालोगे। एंड देन यू विल ऐड द रेट के लिए लाइन लिख के दिखाओगे कि भाई आपने क्वेश्चन में बताया हुआ है कि जो मून है वो अर्थ से इतने रेट से दूर जा रहा है। एंड देन यू विल कंपेयर these values, ओके। आप इसको करोगे एंड यू विल गेट योर डिज़ायर्ड टी, ओके। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है हमारा इसका ये आंसर है क्वेश्चन प्रॉब्लम ई का। प्रॉब्लम ई बिल्कुल एक स्टेटमेंट बेस है, आप एक रिसर्च कर सकते हो, इंटरनेट से पढ़ सकते हो और अपने हिसाब से इसको आंसर कर सकते हो। मैंने यहाँ पे जस्ट शेयर कर दिया है, अगर आप इसको यूज़ करना है तो इसको कर लो। इट्स टोटली अप टू यू कि आप किस तरीके से करते हो, ओके। सो आई थिंक हमने तमाम प्रॉब्लम्स को यहाँ पर सॉल्व कर लिया है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो आप पूछ सकता है, ओके। वैसे यहाँ पे प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, काफ़ी इजी प्रॉब्लम्स थी हैं हमारी, ओके। सो बेस्ट ऑफ लक एंड अपना रिस्पांस जो है वो लाजमी शेयर करिएगा जब रिस्पांस के लिए आपके साथ जो है वो फॉर्म शेयर किया जाए, ओके। सो बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय।